नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आज हम सुनेंगे लप्पू जन्ना का अगला किस्सा। लप्पू जन्ना, भाग 36। पटरी का चुंबक और फुटकन्नी की सब्जी। रामनगर का रेलवे स्टेशन आवारागर्दी की हमारी तय सरहद से बहुत आगे मौजूद था। भवानीगंज से आगे जंगलात का लकड़ी टाल था। टाल से आगे जामुन के पेड़ों का जंगल था और उसके आगे स्टेशन। होली जलाने के वास्ते टाल की लकड़ी चुराने के लिए हमसे एक पीढ़ी आगे के लौंडे हर साल उस तरफ जाते थे। स्टेशन से लाल कुआं और मुरादाबाद जैसे नजदीकी स्टेशनों को जाने वाली दो रेलगाड़ियां चलती थीं, जिनकी सीटियां सुनकर हूक उठा करती। कभी-कभी यह सीटी तय समय के अलावा भी बजती थी। हमारे खेलते समय ऐसा होता तो बागड़ बिल्ला बोल उठता, कोयले वाली मालगाड़ी आ गई बंबई से। बागड़ बिल्ला रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता था, सो उसके पास हमें सुनाने को रेलगाड़ियों के अनेक किस्से होते थे। पिछली होलियों में टाल की तरफ जाते अपने भाई का छिपकर पीछा करने गए लफत्तू को ही उसके घर जाने का सौभाग्य मिला था। बागड़ बिल्ले ने लफत्तू को स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी भी दिखाई थी, जिसके आकार के बारे में वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता था। आप थमलने दड़ी माताब की दुकान से बम पकौले के थैले तक तो लंबी होगी ई। एक बार विज्ञान की कक्षा में दुर्गा दत्त मास साहब एक बड़ा सा चुंबक लेकर आए। कई दिन तक उन्होंने हमें उसकी मदद से लोहे की तमाम चीजों को खींचने का खेल खिलाया। तब से चुंबक बहुत आकर्षित करने लगे थे। मुझे अपने संग्रह के लिए एक चुंबक चाहिए था, लेकिन यह नहीं मालूम था वह मिलेगा कहाँ से। चुंबक की आखिरी क्लास के एक दो दिन बाद बंटू ने अपने मामा जी के बेटे के हवाले से बताया कि अगर रेलगाड़ी के आने से पहले पटरियों पर 20 पैसे का पीतल वाला सिक्का रख दिया जाए, तो ऊपर से रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद वह चुंबक में बदल जाता है। जितना बड़ा चुंबक चाहिए हो उसी हिसाब से सिक्के। मामा जी के इस बेटे ने ही पेंसिल की छीलन से खुशबूदार रबड़ बनाने का नुस्खा भी बताया था, जिसके चक्कर में मुझे लफत्तू की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद मैं इस वैज्ञानिक जानकारी से प्रभावित हुआ। अपने चुंबक के लिए मुझे कम से कम 4 सिक्के चाहिए थे। मैं उन दिनों अपने घर आई बड़ी मौसी की चमचागिरी में लगा हुआ था। इसके एवज में वापस जाते समय उन्होंने मेरे हाथ में 1 रुपया थमाया। छोटी बहनों को चवन्नियां मिली। एक बम पकौड़ा खाने के बाद मैंने बौने से कहा कि बचे हुए 80 पैसों के बदले 20-20 के 4 सिक्के दे दे। वहां से सीधा घुच्ची मैदान पहुंचा, जहां बागर बिल्ला छोटे बच्चों को घुच्ची सिखा रहा था। मुझे देखते ही वह खेल छोड़कर आ गया। बागर बिल्ले को अपने आगामी प्रयोग की योजना में राजदार और पार्टनर बनाने का फैसला मैंने इसलिए किया था कि वह रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता था। मैंने न बंटू को बताया न लफत्तू लाल सिंह को। बागर बिल्ला खुश हुआ। आने वाले इतवार की दोपहर का समय तय हुआ। वह मुझे भवानीगंज में मिला। किसी को बताया तो नहीं तूने? चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए उसने पूछा। मैंने मुंडी हिलाई। उसने मेरा हाथ थामा और जामुन के जंगल की तरफ घसीटता सा ले चला। जंगल वाकई बहुत दूर था। वहां पहुंचने तक मैं थक गया। परिचित इलाके में पहुंचते ही बागड़ बिल्ले की चाल में नक्शा आ गया। उसने पूछा, जामुन खाएगा? मैंने रेलगाड़ी के आ जाने के बारे में कुछ कहा तो उसने बताया कि उसमें देर थी। मेरे जवाब देने से पहले ही वह किसी लंगूर की तरह जामुन के पेड़ पर चढ़ा और ढेर सारे जामुन तोड़ लाया। जामुन बहुत मीठे थे। मैंने उससे कहा तो वह बोला, रानी विक्टोरिया तक हर साल रामनगर आती है यहाँ के महसूर गोल जामुन खाने बेटा। रेलवे स्टेशन आ गया था। बागड़ बिल्ले ने मुझसे सिक्के दिखाने को कहा। मैंने चारों सिक्के उसे दे दिए। उसने उन्हें देर तक अपनी हथेली में फैलाकर देखा और जेब के हवाले करते हुए बोला, स्टेशन पर तो भीड़ दिख रही, चल आगे चलते हैं।
मेरे मन में रेलवे स्टेशन की जो छवि बनी थी वह उससे बिल्कुल फर्क साबित हुआ। मैंने सोचा जरूर था कि वह रामनगर के बस अड्डों से थोड़ा बड़ा होगा, पर इतना बड़ा होगा उम्मीद न थी। प्लेटफॉर्म पर 8-10 लोग थे। रेल आने में 20 मिनट थे। बागड़ बिल्ला मुझे प्लेटफॉर्म से काफी आगे तक ले गया। उसकी ईंटों की दीवार फांद हम जंगल में आ गए। पटरियां धूप में चमक रही थीं। कुछ देर तक उनकी बगल में चलने के बाद एक जगह खुले छोटे मैदान जैसी जमीन थी। वहां से कुछ दूर तक पटरियां दिखाई दे रही थीं। आगे ऊंची घास वाला एक घुमावदार मोड़ था। हम पटरियां छोड़ मैदान के कोने में आ गए। यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ कोई देख भी नहीं सकता हमको, कहकर बागर बिल्ले ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराया। गाड़ी भी आने वाली होगी। मैं घास पर बैठ गया। भय और उत्तेजना के मारे दिल पहले से ही धुक-धुका रहा था। रेलगाड़ी का नाम सुनकर वह भागने लगा। बागर बिल्ले ने जेब से सिक्के निकाले और पटरियों के आगे जाकर बैठ गया। मैं उठने को हुआ तो चिल्लाकर बोला, तू वहीं बैठा रह, मैं मंतर मार के आता हूं। उसने जेब से निकालकर सिक्के जमीन पर रखे, फिर पटरी पर हाथ फिराया और उंगलियों की बंद मुट्ठी बनाकर होठों पर ले गया। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, कहकर उसने 3 बार मुट्ठी में मंत्र फूंका और सिक्कों के ऊपर फिराया। मैं बाघड़ बिल्ले की प्रतिभा से प्रभावित हो गया। पटरी पर सिक्कों की स्थापना करने के बाद वह वापस मेरी बगल में आकर बैठ गया। चमकती पटरी पर रखे पीले सिक्के साफ दिखाई दे रहे थे। रेल के आने की प्रतीक्षा थी। रेल नहीं आ रही थी। मैं बार बार बागड़ बिल्ले से पूछता, कब आएगी? इंतजार में जैसे एक युग बीता। घर पर मेरी खोज खबर शुरू हो गई होगी। भय के साथ साथ थकान भी लगने लगी। आखिरकार दूर से आती हुई लंबी सीटी की आवाज सुनाई दी। आ गई, वह बोला। दिल के धड़कने की रफ्तार फिर बढ़ गई। कुछ देर में सीटी के साथ खड़खड़ की भारी ध्वनि भी सुनाई देने लगी। लगातार नजदीक आती यह दूसरी आवाज धीरे धीरे फूल रही थी और आसपास की हवा को भरती जा रही थी। फिर इंजन का धुआं दिखाई देने लगा। आखिरकार ऊंची घास के पर्दे के पीछे से धुआं उगलता काला इंजन दिखना शुरू हुआ। वह रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा वही रेलगाड़ी होता होगा। तब उसके पीछे से लाल भूरे रंग का पहला डिब्बा नजर आया। खिड़की से बाहर देखते लोग थे। खिड़की की डंडियों पर दूध के गैलन, थैले और साइकिलों जैसी चीजें लटकी हुई थीं। उसके बाद एक और डिब्बा, फिर एक और। इंजन हमारे सामने से जा रहा था। निगाहें डिब्बे गिन रही थीं। एक और, एक और। पूरी रेल निकल गई तो तंद्रा टूटी। अपने वहां होने का प्रयोजन याद आया। देखा बागड़ बिल्ला पटरी तक पहुंच चुका था। मन ही मन नए चुंबक के साथ अनेक प्रयोग करता। भागता हुआ मैं उसके पीछे गया। वह झुका हुआ था। पटरी चमक रही थी। सिक्के गायब थे। रेलगाड़ी सब कुछ उड़ा ले गई थी। कहीं कोई चुंबक नहीं था। हमने आपस में वादा किया कि इतनी बड़ी रकम गंवा चुकने की शर्मनाक घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। बागड़ बिल्ले की आंखों में निराशा थी। तेज तेज कदमों से वापस लौटते हुए उसने कम से कम 2 बार कहा, मैं तो स्कूल भी नहीं जाता। सोच रहा था कम से कम तू होशियार होगा। तू तो मुझसे भी ज्यादा बॉडम निकला। घर पहुंचा तो नसीम अंजुम की बकबक सुनाई दी। नैनीताल में ना आंटी, नसीम अंजुम की बड़ी फुफ्फी रहती हैं। हम तो टेस्ट से 2 दिन पहले चले जाएंगे। भाईजान बता रहे थे बहुत ठंडी होती है वहां। वह ठिठुरने का नाटक करने लगी। मेरे कदमों की आहट सुनकर माँ ने कहा, आ गए नवाब साहब, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। माँ साहब के आने का टाइम हो रहा है। बैठक के कमरे में ट्यूशन शुरू होने से पहले नसीम अंजुम ने मुझे सूचित किया कि हमारी प्रवेश परीक्षा की तारीख आ गई है और जल्द ही हम उसके पापा की गाड़ी में बैठकर नैनीताल जाने वाले हैं। टट्टी माँ साहब ने
1 घंटे तक कुछ लिखवाया। मैंने उनके कार्टून बनाए। कभी नसीम अंजुम से आंखें टकराती तो वह मुझे ही देखती मिलती। मैं शर्माता तो वह मुस्कुरा देती और अंगूठी वाली अपनी उंगली को धूप के आगे कर देती। ट्यूशन के बाद मैं सीधा लफत्तू के पास गया। जब मैंने उसे नसीम अंजुम की हरकतों के बारे में बताया तो हंसता हुआ कहने लगा, तुझे अपनी क्यून कबल कलाने ले जाली नैनताल बेटे। जिस दिन लफत्तू लोगों की रसोई में मांस पकता, वहां से ऐसी दिलरुबा खुशबुएं उठा करती कि लार टपकने को हो जाती। हमारे घर में यह सब वर्जित था। मांस के अलावा हमारे घर में फुटकन्नी भी नहीं पकती थी। जंगलों और खास तौर पर कुछ मील दूर स्थित कोटा बाग के जंगलों में मिलने वाले मशरूमों को रामनगर में फुटकन्नी कहा जाता था। लफत्तू की मम्मी की पकाई फुटकन्नी की सब्जी के दिव्य स्वाद के आगे बौने का बम पकौड़ा परास्त हो जाता था। घर से उसे खाने की इजाजत मिली हुई थी, मांस खाने की नहीं। उस दिन फुटकन्नी पक रही थी। हमेशा की तरह लफत्तू की मम्मी ने मुझे हिदायत दी मैं अपने घर जाकर बता आऊं कि खाना वहीं खाऊंगा। घर से लौटा तो पाया बंटू और बागड़ बिल्ला भी पहुंच चुके थे और लूडो लगा रहे थे। मेरे पहुंचते ही बागड़ बिल्ले ने नकली आश्चर्य जताते हुए कहा, अरे बहुत दिन से दिखा नहीं यार तू। अपनी पतलून की कमर में हाथ घुसाकर उसने एक मैगजीन निकाली और मुझे देता हुआ बोला, अभी ऐसे ही रेलवे स्टेशन गया था तो देखा कोई इसको बेंच पर भूल गया था, तेरे लिए उठा लाया। चमचमाते कवर वाली क्रिकेट संसार नाम की उस पत्रिका को मैंने अक्सर लक्ष्मी पुस्तक भंडार के बाहर टंगा देखा था। वह हमारे बजट से बाहर होती थी और 2 रुपये की मिलती थी। हालांकि बागड़ बिल्ले को देखकर मुझे अपने 80 पैसे याद आए थे। मैगजीन थामते ही मैं अपना नुकसान भूल गया। लूडो खेलते हुए मैं मैगजीन में छपे फोटो भी देख रहा था। सफेद पतलून कमीज, धारी वाले स्वेटर, पैड और दस्ताने पहनकर खेलने वाले खिलाड़ी किसी और नक्षत्र के बाशिंदे लगते थे। रामनगर के खेल मैदान पर कभी कभी ही कोई क्रिकेट मैच होता। खिलाड़ी घरेलू कपड़ों में ही खेलते थे। सफेद कपड़े सिर्फ चौहान मासाब के पास थे और वे अपनी टीम के कप्तान भी होते थे। वे सिर्फ बल्लेबाजी करने उतरा करते क्योंकि कमेंट्री भी उन्हें ही करनी होती थी। उनके पास सफेद जूतों के अलावा पैड और दस्ताने भी थे। लंबे कद के छरहरे चौहान मासाब जब क्रिकेट की पूरी पोशाक पहने खेलने निकलते थे तो लगता जैसे कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों के बीच कोई अंग्रेज साहब निरीक्षण करने आया हो। वे आते तो लखनपुर 11 का विकेटकीपर शिब्बन तालियां बजाकर उनका स्वागत करता था। शिब्बन विकेटकीपिंग के दस्तानों का काम 2 ईंटों से लिया करता। मैदान में प्रवेश करने से पहले चौहान मासाब माइक पर अनाउंस करते, इसके साथ ही रामनगर क्लब का स्कोर हुआ 2 विकेट पर 32 और अब मैदान पर उतर रहा है आपका सेवक रवि वर्मा चौहान। कमेंट्री करना किसी और को आता ही नहीं था, इसलिए उनकी बल्लेबाजी के दौरान माइक पर रफी का एक ही रिकॉर्ड बजा करता, जिसकी एक तरफ बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है था और दूसरी तरफ बाबुल की दुआएं लेती जा। चौहान माँ साहब के स्क्वायर कट देखने की चीज हुआ करते। उन्हें खेलते देखने को गाड़ी मैकेनिक तक काम बंद कर अपनी दुकानों से बाहर निकल आया करते। जब वे आउट होकर लौटते, रिकॉर्ड बंद कर दिया जाता और माइक से आवाज आती, रामनगर क्लब के कप्तान रवि वर्मा आउट होकर पैविलियन में आ चुके हैं और स्कोर है 66 रन पर 4 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं टिल्लू गोयल, उनके सामने है बद्री दत्त, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सारे अन्य मास्टरों की तरह रवि वर्मा चौहान मासाब भी थे तो जल्लाद ही, लेकिन उनकी कमेंट्री ने मुझे उनका दीवाना बना रखा था। छत पर क्रिकेट खेलते हुए रॉ में आता तो मैं कहने लगता, बंटू जोशी राइट आर्म राउंड द विकेट, बबलू पांडे एट क्रीज, श्री स्लिप्स एंड टू गलीज। लूडो निबटने के बाद जब बंटू और बागड़ बिल्ला चले गए, लफत्तू ने मेरी दुखती रग छेड़ी, कब जाला तू नैनताल?
नसीम अंजुम से प्रवेश परीक्षा के बारे में जो भी जानकारी मिली थी मैंने उसे दे दी। उसके चेहरे पर उदासी खिंचने लगी। नैनीताल थे, हल्द्वानी कितनी दूर होगा? उसने पूछा। पता नहीं, क्यों पूछ रहा है? गमलू कुत्तू का घल है ना हल्द्वानी में, ऐतेई कहला था। लंबे समय से बीमार होने के बाद भी उसका दिल गोबर डॉक्टर की लड़की के लिए धड़क रहा था, जबकि गमलू कुच्चू लोगों के रामनगर से चले जाने के बाद से कम 2 नई मोहब्बतें कर चुका था। कंपाउंडर उसे इंजेक्शन लगाने आ गया था। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। दलता है बेटे, इतना दलेगा तो नैनीताल जाके लाल बेलबातम थे कैथे ललेगा। बैठ जा। मुझे इंजेक्शन देखकर डर लगता था। लफत्तू ने तंज किया तो मैंने बहादुर बनने का नाटक किया और वाकई बैठ गया। कंपाउंडर के भीतर आते ही उसने अपनी नेकर का बटन खोला और उल्टा होकर लेट गया। कंपाउंडर ने सुई तैयार की और उसकी नेकर नीचे की। महीनों सुइयां घोंपे जाने से लफत्तू की पिद्दी पिछाड़ी लाल पड़ी हुई थी। कमीज ऊपर की तरफ उठ जाने से उसकी पसलियां दिखने लगीं। मुझे अपना गला रूंधता लगा, लेकिन मुझे हिम्मत दिखानी थी। उसे 2 सुइयां लगाई गईं। उसने बिना हरकत किए दर्द बर्दाश्त किया और रुई का फाहा दबाए दबाए ही उठ बैठा। उसकी आंखों में 2 आंसू अटके हुए थे। आंख दबाकर बोला, मदा आ गया थाला। फुटकन्नी की सब्जी और पराठे का डिनर शानदार था। लफत्तू के लिए अलग से दाल रोटी बनी थी। अभी उसे लंबा परहेज करना था। मेरे घर जाने से पहले उसने अगले दिन की छुट्टी के प्रोग्राम के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी लाल सिंह और सत्तू वगैरह के साथ आमडंडा के जंगल जाने की योजना थी। तेंदू के पेड़ फल से लद चुके थे। उन्हीं की सालाना दावत मनाने की हमारी मंशा थी। तेंदू के ये अत्यंत मीठे फल भालुओं के भी प्रिय होते थे, इसलिए इस कार्यक्रम में अच्छा खासा जोखिम हुआ करता था। एक लड़का पेड़ पर चढ़ता, फल तोड़ता और उन्हें नीचे फेंकता। नीचे खड़े लड़कों के साथ लाए गए थैले भर जाते तो जेबें भरी जाने लगती। एक लड़के का काम चारों तरफ देखते हुए पहरेदारी करने का होता था कि कहीं भालू ना आ रहा हो। पिछले साल तेंदू पार्टी में हमारे साथ लफत्तू भी था और पहरेदार बना था। जंगलात की चौकी पर बैठे गार्ड को चकमा देकर हम किसी तरह जंगल में घुस गए। लाल सिंह को आम डंडा के जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। वह जानता था सबसे मीठे तेंदू किन पेड़ों पर लगते थे। फल भरने के लिए थैले भी वहीं लाया था। पेड़ पर चढ़ने का काम बागड़ बिल्ले को सौंपा गया। बेचारा बागड़ बिल्ला फल तोड़ने ही जा रहा था कि लफत्तू ने, उधल थे बहुत बला भालू आला ए बेटे, कहकर उसे ऐसा डराया कि वह नीचे गिरता गिरता बचा। लाल सिंह ने लफत्तू को डांटकर कहा कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ठहाके मारता हुआ लफत्तू जमीन पर लेट चुका था। तूतिया बना दिया थालों को। जंगल से निकलने के बाद हम भागते हुए खेल मैदान के वीरान किनारे पर पहुंचे, जहां भरपेट तेंदू खाए गए। तेंदू का थोड़ा भी कच्चा फल खा लेने से गले में किरकिरी हो जाती थी, इसलिए अनुभवी लाल सिंह ने हमें छांट छांट कर तेंदू दिए। बचे हुए फल उसने अपनी दुकान में बेचने के लिए संभाल लिए। इस बार तेंदू अभियान में लफत्तू नहीं होने वाला था। उसकी कमी खलने वाली थी। मैंने उससे वादा किया उसके लिए सबसे मीठे तेंदू लेकर आऊंगा। वह खुश हुआ। मैं जाने लगा तो उसने हंसते हुए चेताया, अगर कहीं भालू ने तुम थप की क्यून कबल कर ली तब क्या कर लोगे बेटे? तो आज का किस्सा यहीं समाप्त होती है। अगर यह भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं और कमेंट में बताइएगा कि अगले भाग में आपको सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार है। अगले किस्से में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।